हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ममता शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। होपफुली आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे, सही होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा मॉर्निंग सेशन स्टार्ट है। मॉर्निंग सेशन में आज हम कर रहे हैं अपना क्या, एक नया करंट इशू। आज का टॉपिक जो है वो मैं आपको क्लियर बता दूं, बहुत ही ज्वलंत एक तरीके का टॉपिक है जो कि काफ़ी टाइम से उठ रहा है। काफ़ी टाइम से इस टॉपिक के बारे में डिस्कस चल रहा है और बार बार कोर्ट इस पर अपना व्यूज़ रखते हैं, बार बार कोर्ट अपना ऑर्डर देते हैं कि क्यों ना इस चीज़ को करा जाए। तो क्या है आज का टॉपिक, क्या है आज की करंट न्यूज़, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। तो आज का जो करंट टॉपिक है मेरा वो है वाई दिल्ली हाई कोर्ट कॉल्स फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। यानी कि वाई दिल्ली हाई कोर्ट, पहली बात तो ये कि दिल्ली के हाई कोर्ट ने फिर से पूछा है, फिर से कहा है, और एक तरीके से आप ये मान लीजिए एक ऑर्डर उन्होंने पास किया है। और ऑर्डर किसको दिया है, ऑर्डर दिया है गवर्नमेंट को। कौन सी गवर्नमेंट को, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉल फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया कि क्यों ना सिविल कोड के बारे में बात की जाए। और उन्होंने ऑर्डर किया है कि क्यों नहीं अपने इंडिया में, हमारे भारत देश में फिर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए। अब आप लोगों के मन में विचार आएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात क्यों उठाई जा रही है, क्यों, क्या कारण है कि दिल्ली हाई कोर्ट को फिर से इस पर स्टेप लेना पड़ा, फिर से इसके लिए ऑर्डर पास करना पड़ा। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कीजिए। पहले मैं आपको बता दूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड को जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम कहाँ पढ़ते हैं, उसे हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में, और आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। वहाँ पे बताया गया है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगी, यानी कि कॉमन सिविल कोड होगा, सबके लिए समान नागरिक कानून होगा। ठीक है, सबके लिए समान नागरिक कानून होगा। और एक्चुअल में आप लोगों को, जैसे आप लोग पढ़ते हो, आप लोग देखते हो, इंडिया में अक्सर कहा जाता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल लॉ होना चाहिए सबके लिए। तो जब इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात की जाती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है, तो जब ऑलरेडी आर्टिकल 44 में इसको बताया गया है, तो फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात क्यों उठ रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उठ रही है, एक केस है जिसकी वजह से इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उठ रही है। केस है राजस्थान राज्य का। राजस्थान राज्य में एक व्यक्ति जिसने, जो कि एक समुदाय से बिलोंग करता था। अब आप कहेंगे कि मैम आप समुदाय की बात क्यों कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, पहले तो वो समुदाय मीणा समुदाय, आपने सुना होगा राजस्थान में अक्सर जो आवाज़ें उठती रहती है वो मीणा समुदाय की आवाज़ें उठती रहती है। राजस्थान में जो मीणा समुदाय है वो समुदाय बिलोंग करता है एसटी कम्युनिटी से। ठीक है, एसटी कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब से वो बिलोंग करता है, और शेड्यूल्ड ट्राइब से वो बिलोंग करने के बाद वहाँ पे ये जो केस उठ के आया वो शेड्यूल्ड ट्राइब का उठ के आया। एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ था, एक हस्बैंड वाइफ, ठीक है, हस्बैंड चाहता था वाइफ से तलाक लेना। ठीक है, तो जब वो तलाक लेना चाहता था तो तलाक लेने के लिए वो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, ट्रायल कोर्ट में। जब वो गया तो ट्रायल कोर्ट में जब उसने अपनी बात रखी, उसने कहा कि मैं अपनी वाइफ से तलाक लेना चाहता हूँ। तो कोर्ट ने उसकी बात सुनी, और उसके बाद दूसरा पक्ष यानी कि लड़की वाली पक्ष को रखा। लड़की वाले पक्ष को जब उसने रखा तो उसने पूछा, तो लड़की का पक्ष जो होता, लड़की के पक्ष में एक ऐसी बात निकल के आई जिससे कि जो वहाँ का जो ट्रायल कोर्ट था उसने अगेंस्ट में ऑर्डर पास किया। क्या अगेंस्ट में ऑर्डर पास किया कि हम तुम्हें तलाक नहीं दे सकते, आपका केस तो यहाँ खारिज किया जाता है। तो क्या बात कही उसने, उस लड़की ने यहाँ पे बात रखी कि भले ही हमारी शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग हुई हो, हमारे कौन सा, पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये हमारे यहाँ हिंदूज में शादीज होती हैं, उसमें जो चलता है, जो भी रिलीजियस फॉलो होते हैं वहाँ पे जो भी होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, जो स्टेप्स लिए जाते हैं सब कुछ किसके अकॉर्डिंग होता है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग होता है। तो उस लड़की ने अपना पक्ष रखा, भले ही हमारी शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत हुई हो, हमने सारे रीति रिवाज वही माने हो, हमने उसी तरीके से शादी की हो, हमने वही 7 स्टेप्स वहाँ पे लिए हो, लेकिन हमारे समुदाय में, जो हमारा एसटी समुदाय है, जो हमारा मीणा समुदाय है, वहाँ पे तलाक लेना बाधित है, यानी कि वहाँ पे तलाक नहीं लिया जा सकता। तो उस जो पर्टिकुलर समुदाय के रिलीजियस के
को देखते हुए और तो जब उसने अपनी बात पक्ष अपना रखा तो कोर्ट ने क्या करा, जो ट्रायल कोर्ट था वहाँ का, राजस्थान का ट्रायल कोर्ट था, उसने क्या कहा कि हम आपके केस को खारिज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे केस खारिज हो गया। उसके बाद क्या होता है, वो जो लड़का था वो दिल्ली हाई कोर्ट गया। जब वो दिल्ली गया तो उसने दिल्ली में जाके अपनी बात को रखा। जब उसने दिल्ली में जाके अपनी बात को रखा और वहाँ पे बहुत ही शालीनता से उसने क्वेश्चन किया कि हमारी शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत हुई है, हमने वो किया तो हम तलाक क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पे तलाक का प्रोविज़न है, वहाँ पे डाइवोर्स का प्रोविज़न है। वहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर से लड़की की बात सुनी, लड़की की बात सुनी, लड़की ने फिर वही पक्ष रखा। जब लड़की ने वही पक्ष रखा तो यहाँ पे उन्होंने इस फैसले को वहीं छोड़ के, क्योंकि वो उस समय इस पर स्टेप नहीं ले जा पा सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे गलती एक्चुअल में उस लड़के की भी नहीं है, उस लड़की की भी नहीं है, गलती है यहाँ पे गवर्नमेंट की, गलती है यहाँ पे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की, गलती है यहाँ पे हमारे इंडियन गवर्नमेंट की। क्या गलती है, जब एक देश है, एक तरीके के लोग हैं, एक हिंदू पूरी वो है, तो उसमें एक देश के अंदर रह के अलग अलग कानूनों की जरूरत क्या है, क्यों ना एक ऐसा यूनिफॉर्म कानून बनाया जाए, एक ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए जिसके तहत ही सारे कार्य हो। जब हिंदू मैरिज कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो उसके बाद अलग अलग तरीके के स्टेप, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग आगे जाके अपने कुछ लोग अपने रिलीजियस को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग अपने हिंदू मैरिज एक्ट को फॉलो कर रहे हैं। जब वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आगे जाके वो चीज़ अटकती है और वो चीज़ टकराती है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया सेंट्रल गवर्नमेंट से, कहा कि जल्द ही एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का बनाया जाए जिसमें ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको दूर किया जाए। ठीक है, तो तब ये बात आई कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आई। ठीक है, अभी तक पर ये है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले भी, अब आप लोग पूछेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, जैसे कि आपने बहुत इस चीज़ के लिए आज ही नहीं, पहले काफ़ी टाइम पहले से ही ये क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगी, इसके लिए एक मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ, बेस्ट केस जो बताती हूँ जिससे जो इसका एक कहते हैं ना लीडिंग केस बना, वो केस था शाहबानो बेगम। शाहबानो बेगम का केस है 1985 का। शाहबानो बेगम का केस है 1985 पर। इसमें क्या हुआ था, एक कपल था जिसमें हस्बैंड ने अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक जो उनके जो लॉ चलता है वहाँ पे क्या है, जैसे जो लोग मुस्लिम्स होते हैं, वो लोग मुस्लिम समुदाय के अकॉर्डिंग शादी करते हैं, जो उनका निकाह नामा होता है, जो लिखा होता है, वो एक स्पेशल मुस्लिम लॉ मैरिज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो वहाँ पे उनको प्रोविज़न दिया हुआ है कि वो जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को तलाक दे सकता है। तो वहाँ पे तलाक के भी कई प्रकार बताए गए। वो जो तलाक के प्रकार बताए गए उसमें से एक प्रकार है ट्रिपल तलाक का। ट्रिपल तलाक का जो ट्रिपल डाइवोर्स का जो कहानी थी, उसमें क्या हुआ कि इन जनाब ने, जो शाहबानो बेगम के हस्बैंड थे अहमद, उन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ को डाइवोर्स दिया, ट्रिपल तलाक के तहत डाइवोर्स दे दिया। अब ट्रिपल तलाक के तहत उन्होंने जो अपनी वाइफ को डाइवोर्स दिया, उस समय डाइवोर्स के समय जो शाहबानो बेगम थी वो 60 इयर्स ओल्ड थी, उनके 5 बच्चे थे। ठीक है, 60 ईयर ओल्ड थी, 5 उनके बच्चे थे और उन्होंने उसे तलाक दे दिया। तलाक मान लिया गया, तलाक हो गया। लेकिन शाहबानो बेगम जो कि अपनी जो बुढ़ापे वाली लाइफ थी, साथ में उनके जो 5 बच्चे थे, उनका जीवन बिताने के लिए अपने लिए मेंटेनेंस मांगती है, अपने लिए एक एलिमनी मांगती है। जब उन्होंने एलिमनी मांगी तो उनके जो कानून था, उनका जो अहमद थे, उन्होंने कहा कि हमारे शरीयत में, हमारे कानून में ये बात कहीं नहीं लिखी हुई है कि हम आपको मतलब कि डाइवोर्स के बाद एलिमनी देंगे। एलिमनी देने की कहीं बात नहीं लिखी हुई है। तो ये बात जब शाहबानो बेगम से कही गई और उन्होंने मेंटेनेंस देने से मना किया गया, तो शाहबानो बेगम दर बर दर कोर्ट में भटकती रही। तो वो कोर्ट में भटकती रही तो लास्ट में वो पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उन्हें उनके फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने, जब उन्होंने उनके पक्ष रखे गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में बात करते हुए ये बात कहा कि सीआरपीसी की धारा 125, नोट करिएगा आप लोग, सीआरपीसी की धारा, सीआरपीसी सेक्शन 125 से लेकर 128 तक जो बताया गया है, वो बताया गया मेंटेनेंस के बारे में।
जहाँ बताया गया है कि किसी भी धर्म हो, चाहे यहाँ पे किसी भी धर्म को नहीं माना गया, सभी एक यहाँ पे इक्वल माने गए हैं। और 125 में ये कहा गया है कि आफ्टर डाइवोर्स व्यक्ति को मेंटेनेंस देना होगा। तो उस आर्टिकल सेक्शन 125 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो बेगम के फेवर में ये कहा कि आपको मेंटेनेंस देना होगा। लेकिन इसका विरोध हुआ। विरोध किस प्रकार हुआ? विरोध इस प्रकार हुआ कि वहाँ जो मुस्लिम धर्म के जो कुछ धर्म गुरु थे, जिन्होंने जो एक तरीके से कह सकते हैं कि धर्मवेताएं हैं, वहाँ के जो धर्म को मानने वाले थे, जो मुस्लिम समुदाय का प्रचार करने वाले थे, जो वहाँ के धर्म गुरु थे, उन लोगों ने इसका विरोध किया कि हमारे कानून में ऐसा नहीं है कि मेंटेनेंस दिया जाए। विरोध इस कदर बढ़ा कि 1985 की बात है। सन 1985 में धर्म गुरुओं ने जब इसका विरोध किया तो वो केस फाइनलाइज नहीं हो पाया। शाह बानो बेगम तो अपने इस केस को हार गई। शाह बानो बेगम अपने इस केस को हार गई, उन्हें एलिमनी नहीं दी गई क्योंकि वो उसमें बोलबाला धर्म गुरुओं का था। उसी समय की मैं आपको एक बात बताऊँ, 1984 में राजीव गांधी उस समय सबसे ज़्यादा यंगेस्ट पीएम बन के आए। राजीव गांधी यंगेस्ट पीएम बन के आए, उस समय उनका करियर बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल स्टार्टिंग पर था। तो उस समय पे इन्होंने क्या किया, सर जब 1985 में ये शाह बानो बेगम केस हुआ और उसमें धर्म गुरु लोग इसका विरोध करने लगे, विरोध बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुका था। तो उस समय पे 1985 में ही राजीव गांधी ने एक स्टेप लिया। राजीव गांधी ने कहा कि हम एक एक्ट पास करवाते हैं। उन्होंने एक एक्ट पास करवाया, वो था मुस्लिम संरक्षण एक्ट 1985। उसमें क्या कहा, जो उसमें डाइवोर्स दिया जाएगा तो उसमें किसी भी तरीके की एलिमनी नहीं दी जाएगी। यानी कि उन्होंने एक एक्ट और पास कर दिया। और उस समय जो उन्होंने एक्ट पास किया, उससे जो धर्म गुरु थे, जो वहाँ के नेता लोग थे, वो तो प्रसन्न हो गए, वो लोग तो खुश हो गए क्योंकि वहाँ पे उन लोगों का जो चल रहा था वो ठीक है। उन लोगों ने उसका अकॉर्डिंग वो खुश हो गए क्योंकि उनको अपना करियर देखना था। लेकिन साथ ही वो दबका, वो जो एक समुदाय जो महिलाओं से रिलेटेड था, जो महिलाएं थी, कुछ ऐसे लोग जो इस चीज़ का विरोध कर रहे थे, वो इस चीज़ से बहुत नाराज हुए और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया क्योंकि महिलाओं के हित के अगेंस्ट ये बात की गई थी। तो उन्होंने इसका विरोध करना प्रारंभ किया। तभी एक बात और मैं आपको बताता हूँ, उसी समय की एक बात उठ के आती है कि उस समय पर राजीव गांधी को 1989 में फिर से इलेक्शन लड़ना था। तो तभी इस बात को इस चीज़ से जोड़ के चला जाता है, क्योंकि मैं अभी जब पढ़ रही थी तो मैंने भी इस चीज़ को एनालाइज किया। तभी इस चीज़ को बोला जाता है कि 1989 में जो बाबरी मस्जिद में राम जन्मभूमि का जो होना था, राम जन्मभूमि का जो पूजन होना था, जो रामलला की मूर्ति की स्थापना होनी थी, उस समय जो ऑर्डर किया गया था वो राजीव गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। सिर्फ इसीलिए किया गया था वो ऑर्डर पास क्योंकि इस चीज़ को उनको आगे लेके आना था, इस चीज़ को उनको बताना था कि हम आपके हित के भी हैं, हम हिंदू कम्युनिटी को भी प्रमोट करते हैं। तो ये बात थी यहाँ पे। तो शाह बानो बेगम तो उस समय अपने केस को हार गई थी, लेकिन उस समय तक शाह बानो बेगम के साथ तक अपने आप को बहुत सी मुस्लिम समुदाय की लड़कियाँ, बहुत सी मुस्लिम समुदाय की महिलाएं अपने आप को इसके साथ जोड़ चुकी थी क्योंकि वो भी उस समय इसी स्थिति से गुजर रही थी, वो भी इस समय उसी परिस्थिति से गुजर रही थी क्योंकि उन्हें भी अपने आप को मेंटेनेंस दिलवाना था। तो ये बात हुई थी शाह बानो बेगम केस में। उसी के साथ ही मैं आपको बता दूं, शाह बानो बेगम केस के बाद 2011 में फिर एक केस आया। 2011 में फिर से एक केस आया, यही केस आया। और 2011 में क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि हम इस केस को रद्द करते हैं और महिलाओं को संरक्षण की बात करते हैं। 2011 में भी शाह बानो बेगम का केस दोबारा से एनालाइज हुआ और उसमें फिर इसको संरक्षण की बात कही गई। उसके बाद ही मैं आपको बताऊं 2017 की बात है। 2017 में क्या हुआ, 2017 में ये हुआ कि शाहिरा बानो का एक केस आया। शाहिरा बानो में ट्रिपल तलाक को लेके मुद्दा उठा। ट्रिपल तलाक को लेके जब मुद्दा उठा तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों ना यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, क्यों ना यूनिफॉर्म की बात की जाए कि सभी को समान संरक्षण दिया जाए, सभी को लॉ के सामने समान तरीके से लाया जाए। तो ये बात फिर से जो उठी वो 2017 में उठी और ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया। उस समय भी काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया और अभी तक विरोध कर रहे हैं। अभी तक कोर्ट में ये केसेस चल रहा है कि क्यों मुस्लिम जो हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ बनी हुई है, उनके जो धर्म है, उनके जो रिलीजियस है, उनके अगेंस्ट में बात क्यों की गई। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब आर्टिकल 44 ये बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो वहीं हमें आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28
इन 4 सेक्शन 4 आर्टिकल्स में ये बताया है कि धर्म की जो बात की गई है वो इसमें बताई, धर्म का प्रचार करना, धर्म का रक्षा करना, ये सब चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो वहाँ पे इन चीज़ों को प्रोटेक्ट किया गया है। और जबकि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमेशा से ये होता आया है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमेशा दब जाते हैं, और जो हमारे मूल अधिकार है वो हमेशा ऊपर होते हैं, और जो हमारे मूल अधिकार है वो हमेशा ऊपर होते हैं। तो यही बात बार उठती है कि क्यों ना यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जब एक हिंदू मैरिज करता है तो वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग करता है। जब उसे किसी को अडॉप्ट करना होता है, किसी बच्चे को अडॉप्ट करना है, तो हिंदू अडॉप्शन एक्ट के अकॉर्डिंग करता है। जब कोई मुस्लिम्स को शादी करनी होती है, जब किसी मुस्लिम को निकाह करना होता है, तो वो अपनी मुस्लिम का जो शरीयत है, जो कानून है, उसके अकॉर्डिंग मैरिज के अकॉर्डिंग शादी करता है। जब किसी ईसाई को शादी करनी हो तो वो अपने अकॉर्डिंग शादी करता है, चर्च में जाके, जैसे भी उनका होता है वो। तो जब एक हिंदू धर्म है, जब एक हिंदू देश है, जब पूरा इंडिया है, उस इंडिया में किसी का अपना कोई धर्म नहीं है, जब उस पूरे भारत का अपना कोई एक धर्म नहीं है, सब लोग एक साथ रहते हैं, सब एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ रहते हैं, सबको समान रूप से देखा जाता है, सबको प्रोटेक्शन दिया जाता है, सबको मतलब लॉ के अकॉर्डिंग सेम समझा जाता है। तो क्यों ना एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए, क्यों ना एक यूनिफॉर्म तरीके से लोगों को साथ किया जाए, कि एक ही तरीके का कानून बनाया जाए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो लोग कानून के जो अपने अपने अकॉर्डिंग शादी करते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक्ट करते हैं, तो वो बाद में क्या होता है, लोगों को जब कुछ प्रॉब्लम्स होती है, टकराव होती है, तो वो कहाँ आते हैं, हमारे माननीय कोर्ट के सामने आते हैं। जब वो कोर्ट के सामने वो लोग आते हैं तो उनके साथ क्या होता है, वो सिर्फ यही तो होता है कि अगर वो कोर्ट के सामने आ रहे हैं तो कोर्ट अकॉर्डिंग टू लॉ उनको जजमेंट देने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने बिंदु, अपने पॉइंट क्या लेके आते हैं, वो पॉइंट ये होते हैं कि हमारे लॉ में ये चीज़ लागू नहीं है, और फिर वही विरोध, वही सब कुछ होने लगता है। तो इन सबको रोकने के लिए, इन सारी चीज़ों को, जो पॉइंट फालतू के उठते हैं, जो ये चीज़ें होती हैं, उन सबको रोकने के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है, जो सन 1985 में भी उठी थी, जो 2011 में भी उठी थी, 2017 में भी उठी थी। जब ये बातें बार बार उठ रही हैं तो फिर से कल के इस टॉपिक में, फिर से कल की इस न्यूज़ में मैंने सुना कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से क्यों ना एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा की जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए। तो ये था आज का मेरा टॉपिक। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 आप लोगों को समझ में आया होगा, क्या है कानून, ये क्यों बार बार इस चीज़ की बात उठ रही है, और क्या था फिर से इस बात को उठने का कारण, ये सब मैंने आज आपको समझा दिया। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये हमारे देश का एक अच्छा उदाहरण, अच्छा कहते हैं ना टॉपिक है, उस पर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो होपफुली समझ में आ गया होगा। तो ख़त्म करती हूँ मैं आज अपना टॉपिक, और थैंक यू सो मच।